नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के लाइव सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी के एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन मतलब बाल्य देखभाल और शिक्षा के बारे में। और उसके अंतर्गत जो हम लोग चर्चा का विषय ले रहे हैं वो है हमारे पाठ्यक्रम का लेसन नंबर 21 और इंक्लूजन, उसका कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, किस तरह से हम लोग उसको समझेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस किस तरह से करी जाती है वो एजुकेशन के संदर्भ में हम बात करेंगे। मेरी चर्चा में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी, साथ में निधि मिश्रा, कंसल्टेंट टीचर एजुकेशन फ्रॉम NIOS। मैम, हम लोग चर्चा को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं इंक्लूज़न की, तो इससे पहले कि हम लोग इंक्लूज़न की बात करें अपने शिक्षा में इंक्लूज़न, तो जहाँ तक इंक्लूज़न की बात है, इंक्लूज़न को सुनते ही सबके दिमाग में जो एकदम से कॉन्सेप्ट आता है वो ये कॉन्सेप्ट आता है कि द पीपल हु आर डिसेबल्ड, द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और जब स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो स्पेशल नीड्स में भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आके थोड़ा सा बाधित हो जाता है कि या तो वो हार्ड टू हियरिंग होंगे या ब्लाइंड होंगे या कोई उन्हें फिजिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। मगर यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ कि इंक्लूज़न में डिसेबिलिटी एक फैक्टर होता है, इसके अलावा इंक्लूज़न हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों का लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इंक्लूज़न इन एजुकेशन जब बात हो रही है तो इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, कलर, आपका जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं, आपका जियोग्राफिकली सिचुएशंस होती हैं, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, आपकी लैंग्वेज होती है, जेंडर एक रीज़न है, तो बहुत सारे आपकी चीज़ें आ जाती हैं इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि इंक्लूजन जब हम बोलते हैं, समावेशन जी है ना, समावेशी शिक्षा की जो हम बात करते हैं या समावेशन जब बोलते हैं तो समावेश हम किसे करते हैं? हम सभी को करते हैं, सभी को कर रहे हैं। तो क्योंकि ज्यादातर कॉन्सेप्ट में जब भी बात आएगी तो क्या समझ लिया जाता है कि हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मैं शिक्षार्थियों को सबसे पहले ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जब इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, जैसे मैम भी कह रहे हैं, तो सबका इंक्लूजन होगा, वो चाहे विद रिस्पेक्ट टू हमारा रिलीजन है, रीजन है, कास्ट है, कलर है, आपका कल्चर है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, आपका स्पीकिंग लैंग्वेज है, इवन की जेंडर जो हमारे लिए एक कई बार प्रॉब्लम हमारा जो ये भारत देश है ये विविधताओं से परिपूर्ण है ना, और इसे हमें समझना है कि कभी कभी ये जो विविधताएं हैं हमारे सामने और भी छोटी बड़ी अड़चनें ले आती हैं कि हम उसे कैसे पूर्ण करें और सभी को एक बराबर सामान्य इक्विटेबल शिक्षा दें। तो इसीलिए NCF 2005, जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, 2005 में जब इंक्लूजन को कहा गया, बताया गया, समझाया जा रहा था, तो वहाँ पे मेंशन किया गया कि इंक्लूजन का मतलब है नॉन एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस, नॉन एक्सक्लूजन, कि आप किसी भी स्तर पर किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी स्तर पर और किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से नहीं छोड़ सकते हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है, अमीर गरीब का कारण हो सकता है, आपके कलर का कारण हो सकता है, आपके लैंग्वेज भेदभाव की वजह से आता है, आपका बॉय और गर्ल का कोई भेदभाव है। तो इन सब चीजों को जो है छोड़ के इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी इक्वली, बिल्कुल, टू ऑल, सबके लिए एक जैसी शिक्षा, दैट इज नोन एज द इंक्लूजन इन एजुकेशन। हाँ, यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी। इंक्लूजन का मतलब ये भी है एम्ब्रेसिंग ऑल दी डिफरेंसेस, हम सारे डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करते हैं एंड वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। एंड आई थिंक दिस गिव्स अ वेरी रियल एसेंस टू द मीनिंग ऑफ इंक्लूजन, है ना, कि हम और आप अलग हैं, हम समान नहीं हैं, और हम इवन जैसे हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हमारा इंडिया जो अनेकता में एकता वाली बात जो करते हैं, तो जो विविधता हमारे देश में है उस चीज को भी यहाँ पे जो है वो एक इंक्लूड किया गया है कि अब किसी भी तरह से
भिन्न हैं दूसरे से, मगर परंतु आप अगर किसी चीज़ के, किसी कक्षा के लिए, आप एडमिशन के लिए किसी स्कूल में जाते हैं तो आपको किसी भी आधार पे वहाँ पे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको वो वापिस नहीं कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा अधिकार है। और ये अधिकार हमें कहाँ से मिल रहे हैं? जी हाँ, ये समझना बहुत सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा जो है वो इंक्लूसिव है, उसमें हम लोग किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो वो हमारे को वह कहने के तथ्य कहाँ से आते हैं? वो तथ्य आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारा संविधान है। और हम लोग बात करते हैं संविधान की, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 21A की, दैट स्टेट्स दैट एवरीवन हैज द राइट टू इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल बिल्कुल। सो आर्टिकल 21A जो कि हमें हमारा संविधान जो है हमें ये बताता है, ये हमें अवगत कराता है कि हमारा जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। और ये जो शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A, ये बहुत ही मैं यूँ कहूँगी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एम्फैटिक है, क्योंकि ये हमारा जो लाइफ ऑफ आर्टिकल जो हमारा बताता है, जो हमारे पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21, ये वहाँ से आता है। तो ये कहने का यह अर्थ हुआ कि जैसे आपके सर्वाइवल के लिए जीना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, एक रेस्पेक्टेबल लाइफ के लिए आपके लिए शिक्षा उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर्टिकल 21A का रेलेवेंस जो है यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये देखिए, जहाँ पे आपका लिखा है राइट टू इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आप इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है वो सबके लिए सामान्य तौर पर है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस स्कूल में हमें एडमिशन नहीं मिल सकता या यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स इक्वल फॉर ऑल। और जब हम इक्वल की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में ही इक्वलिटी का क्या मतलब है वो आपको क्लियर कर चुके हैं। देखिए, जैसे जैसे डिमांड, जिस तरह से जो चीज़ें आती गई, उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होता चला जाता है। तो देखिए, 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट आया था जो ये कहता है, देखिए पहले तो हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आपको एक राइट है इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी का, जबकि 86 अमेंडमेंट में जो है आपकी ये बात कर दी गई है कि आपका जो वो एजुकेशन सिस्टम है वो राइट बन गया है। वहाँ पे आपके इक्वल राइट की बात कर रहा है कि वो आपका इक्वल राइट बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 21A आपके अधिकार की बात करता है कि आपको इट इंश्योर्स यू फॉर अ इक्विटेबल एजुकेशन, है ना। और जब राइट की बात है तो यूनिवर्सल एजुकेशन, जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, one thing it should be free, the second it should be compulsory, it's not the choice of parents। यहाँ पे compulsory इसलिए करना पड़ा कि कई बार कि कुछ लोग जो है वो अपने घर के कुछ दायित्वों के कारण बच्चों को जो घर पे रोक लेते हैं, और स्पेशली गर्ल्स को। तो गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट करने के लिए जो आपकी यूनिवर्सल जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे फ्री किया गया, कंपल्सरी किया गया और यूनिवर्सल किया गया, ताकि आपका जो 6 to 14 ईयर्स है, तो एक फंडामेंटल जो एजुकेशन है, जो ज़रूरी शिक्षा जो होती है हम लोग कह सकते हैं हमारे जीवन के लिए, वो बच्चों को मिल सके। तो दैट इज़ फॉर द एज 6 to 14। सिमिलरली नेक्स्ट जो अमेंडमेंट था वो आपका 93rd अमेंडमेंट था, जिसमें इसने कहा है कि इट्स ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट for all the children between the age of 6 to 14 years। तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये प्रावधान होता है, इस वजह से जो है हम लोग जो हैं इसे कह रहे हैं कि ये इंक्लूसिव है। अब ये इंक्लूसिव लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, संविधान ने हमें प्रावधान दिए कि इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, मगर प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की एजुकेशन क्यों होनी चाहिए और उससे पहले एजुकेशन का स्तर क्या था, तो उस पर हम लोग बात करेंगे।
जी हाँ, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं कि क्यों हमें आवश्यकता है इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस की अपनी शिक्षा प्रणाली में। हमें क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, किस तरह से हमें बच्चों को समावेश करना है। तो इस पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हम इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज़ या प्रैक्टिसेस की जो हम बात करते हैं वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि पहले ये ऐसी बात नहीं है कि ये इंक्लूजन एक नया शब्द है या ये एक नई स्ट्रैटेजी है। इसके पहले भी हम बच्चों को अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में, एजुकेशन की शिक्षा प्रणाली में हम उनको जोड़ने की बात करते थे जो कहीं ना कहीं पिछड़ जा रहे थे किसी भी कारणवश से। परंतु इसको हम जानते थे इंटीग्रेटेड एजुकेशन के माध्यम से, है ना, इंटीग्रेट करना है था, या फिर ये भी था कि मेनस्ट्रीम करना है। में क्या था कि अलग अलग स्कूल्स थे, बिल्कुल, तो वो जनरल स्कूल्स में बच्चों को नहीं डालते थे क्योंकि वहाँ पे ये लगता था कि इनकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होगी, इनको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो वो डील नहीं कर सकते। वो रेगुलर स्कूल्स में उनकी जो है नामांकन नहीं होती थी, उनकी भर्ती नहीं होती थी, उन्हें स्पेशल स्कूल में भेजा जाता था। परंतु अब ये प्रावधान आया है कि इंक्लूसिव जो बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है ज्यादातर, हाँ, कि बच्चों को समावेश करें। क्योंकि देखिए हमें यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में प्रॉब्लम उनके किसी भी गुण के कारण या उनकी किसी कैपेसिटी के कारण ये नहीं होना चाहिए कि वो शिक्षा में पिछड़ जाए। यहाँ पे देखिए हमारे पास मैम बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहीं देखें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इवन कि हमारा जो अपना सक्सेस स्टोरीज में आप देखेंगे तो हमारा जो बच्चा है वो खुद मतलब काफ़ी आगे तक उसने गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो इंक्लूजन आया, उस इंक्लूजन का मतलब था कि आपका जो भी बच्चे हैं वो आपके स्पेशल नीड्स के हैं, मगर उनको हम लोग रेगुलर स्कूल में रेगुलर स्ट्रीम के साथ ले लेंगे। जी हाँ। रेगुलर स्ट्रीम में लेने का जो कारण था, जो रीज़न था, वो ये था ताकि बच्चे जो अपने आप में एक हीन भावना उनमें आ जाती थी क्योंकि उनको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था, वो सोशली भी कहीं ना कहीं आइसोलेटेड रहते थे, आइसोलेशन फील करते थे। तो वो आइसोलेशन जो था वो उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका ब्रेक करता था, उन्हें लोगों से खुद को डिफरेंट फील करता था। इवन इसका पीछे दूसरा रीज़न ये भी था कि जो जनरल बच्चे थे, क्योंकि उनका उनके साथ उठना बैठना नहीं होता था, वो उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती थी, तो वो चीज़ें वो उनको फील नहीं कर पाते थे। तो इंक्लूजन जब एजुकेशन में आया तो सबसे पहला जो था कि उनको रेगुलर स्कूल में लिया जाए ताकि रेगुलर स्टूडेंट जो है वो उनको समझ सकें, उनको ऐसा ना लगे कि वो डिफरेंट है। और जो वो बच्चे हैं जो आइसोलेशन में थे, वो बच्चे उस रेगुलर स्कूल में आके उन्हें एक फील गुड आएगा कि हम लोग भी वैल्यूड हैं, हम भी इक्वल हैं। जी हाँ, जी हाँ। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी डेलोर्स कमीशन का, जो ये कहते हैं, यूएन का कमीशन था, द चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर दे लर्न टू लिव टुगेदर। जो साथ पढ़ते हैं वो साथ आगे जीना सीखते हैं। देखिए आप सोचिए, जब हम लोग दो लोग साथ पढ़ते हैं तो उनमें फ्रेंडशिप भी होती है, एक दूसरे के जो कमी है वो दूसरा आदमी उसे सपोर्ट भी करता है। और ऐसा कहीं नहीं है कि अगर मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेंटली भी होगी, या मुझे एक फील्ड में हो सकता है, मुझे मैथ अच्छा लगता है, आपको साइंस अच्छी लगती हो, ठीक है ना, तो अगर मैं आपको मैथ में असिस्ट कर सकती हूँ, आप मुझे साइंस में या किसी और सब्जेक्ट में कर सकते हैं। सिमिलरली जो है हर एक आदमी जो है, यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे, वो बात मुझे बहुत अच्छी सी लगती है कि इट इज ए शिफ्ट ऑफ फोकस फ्रॉम डिसेबिलिटी टू द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल ये सबसे अच्छी बात है इंक्लूजन की, जो कि आप लोग इसमें भी देख रहे होंगे स्लाइड में। देखिए, इन्वॉल्व्स ए शिफ्ट ऑफ फोकस फ्रॉम डिसेबिलिटीज टू द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। मीन्स कि अब हम लोग बच्चे पे जो डिसेबिलिटी है कोई एक, उसको छोड़ के उसमें जो बहुत सारी खूबियां हैं उन पे फोकस करेंगे, और दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूसिव। और यहाँ ये मैं मेंशन करना चाहूँगी उदयना मैम कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाना है, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाना है एज पर द नीड के अनुसार। कि जैसे जब हम लोग रेगुलर स्कूल की बात कर रहे हैं और रेगुलर स्कूल में हम इस तरह के बच्चों को जब लेंगे, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब यहाँ पे अभी हम लोग पॉलिसीज पढ़ेंगे तब भी आपको पता लगेगा कि जब इंक्लूजन की बात हो रही है तो इंक्लूजन एक तरह की जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनके भी मेजर होते हैं, माइनर, आपका सीवियर, माइनर, माइल्ड। यहाँ पे जो आपका माइनर और माइल्ड जो है वो तो इंक्लूड किए गए हैं, मगर जो सीवियर वाले हैं
उनके लिए फिर भी वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन है, क्योंकि उनके लिए सचमुच में ही स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उनकी स्पेसिफिक नीड है, उनके अलग तरह के जो हैं उनके नीड हैं, जिन्हें हमें केटर करना है बहुत ही टेलर्ड वे में, इंडिविजुअलाइज्ड वे में, हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। बिल्कुल, इसलिए हमें उस तरह के बच्चों को जिनकी जो सिवियरिटी, जो डिसेबिलिटी की है वो अगर ज़्यादा है ना, वो हाई है, तो हमें उन्हें स्पेशल स्कूल में डालना होता है। अन्यथा हमारी यह कोशिश रहती है कि अपने वो रेगुलर टीचर्स की, हाँ, कि वो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस फॉलो करे और सभी बच्चों को अपने शिक्षा प्रणाली में समावेश करने की एक अहम भूमिका जो है शिक्षक उसको निभाए, जिसे हम इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंस इसका यही है कि कोई भी बच्चा ये शिक्षा प्रणाली में कहीं पीछे ना छूट जाए किसी भी कारण से। और जब सब तरह के बच्चे होंगे वहाँ पे, हर धर्म के, हर कलर, कास्ट, लैंग्वेज, अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग डिसेबिलिटीज के, तो इट मेक्स ए मोर comprehensive, sportive and responsive education system for the as per the need of the children. इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है it ensures holistic development because आपके सभी तरह बच्चे हैं और आप अलग अलग बच्चों के साथ, देखिए हमारे पास अगर अलग अलग ट्रेडिशन के बच्चे हैं तो अलग अलग ट्रेडिशन का वहाँ पे वो इन्वॉल्व होंगे और उस वजह से जो हमें एक दूसरे का ट्रेडिशन सीखने को मिलेगा, एक दूसरे का कल्चर सीखने को मिलेगा। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये सोशल स्किल को बढ़ावा देता है, हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का ये हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तभी मैंने बोला कि द चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर, जो मैंने कोट किया, द चिल्ड्रन हु लर्न टुगेदर दे लर्न टू लिव टुगेदर, एंड इट्स अ वेरी मीनिंगफुल सेंटेंस। बिल्कुल, इट्स अ वेरी मीनिंगफुल। हालांकि जब हम लोग सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे तभी हम लोगों ने साथ साथ में बेनिफिट्स भी बात कर लिए, मगर फिर भी अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या फायदा होगा, देखिए पहले इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आजकल बहुत हो रही है। हमने आपको बताया इंक्लूजन का क्या एग्जैक्टली मतलब होता है, उसके साथ उसकी सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या है, और इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि उसके कुछ फायदे हैं। तो अब फायदे जो हैं तो आप देखेंगे कि जो हमने सिग्निफिकेंस बात कर रहे थे सेम कहीं ना कहीं वही आपके बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि ये आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है तो डेफिनेटली इट इंश्योर्स चिल्ड्रन राइट टू इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। जो बच्चे का अधिकार है कि उसको जो है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिले, तो डेफिनेटली जो है आपका अगर इंक्लूसिव एजुकेशन है तब हम लोग चाइल्ड राइट को जो है प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और अगर नहीं होता तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा हमारा जो है वो इस राइट से छूट जाता। हाँ, और इक्विटेबल भी होगा, इक्विटेबल भी होगा कि हम बच्चों की ज़रूरत के अनुसार हम उन तक पहुँचेंगे, है ना, कि अगर हमें दौड़ना कम आता है तो मुझे किसी दूसरे तरीके से मेरी प्रतिभा को उसका जो है अवलोकन किया जाए या आंका जाए। कि शिफ्टिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी टू एबिलिटी, चलो उसे कोई चीज नहीं आ पा रही है, मान लो उसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो इस चीज को उस तरह से नहीं कर सकता मगर वो किसी और तरीके से कर सकता है। जी हाँ, बहुत सारे उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज हैं। मुझे यहाँ गार्डनर की थ्योरी भी उनका भी दिमाग में जो है एक नाम आया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस है, आप बच्चों का जो है असेसमेंट उस बेसिस पर कर सकते हैं। और इसमें जो रोल रहता है वो टीचर का रहता है कि वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा और कैसे उसे जो है वो एक उसकी एबिलिटी को बेस बना के बच्चे की एजुकेशन में हेल्प करेगा, पोर्टफोलियो बना। इसी तरह से जो है इट ensures the maximize educational potential of the बिल्कुल सही child। क्योंकि आपने जैसे अभी आपने बात करी कि उसकी जो एबिलिटी है, मान लो जी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, मगर एबिलिटीज तो 4 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। तो हमारा जो एक नजरिया हो गया था कि वो हम लोग सिर्फ डिसेबिलिटी पे फोकस करते थे और जो बच्चे की एबिलिटीज है उनको ध्यान नहीं देते थे। तो यहाँ पे जो बच्चे की जो भी एजुकेशनल पोटेंशियल है उसको स्ट्रेंथन करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव या दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग एक और बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है तो यहाँ पे हर एक बच्चे का जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट जो है वो बहुत मैटर लिया जाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैम ये है कि जब सब लोग, देखिए मैंने अभी पहले बात करी थी कि
जब हम लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं ना, जी, तो जी। हमें सिंपैथेटिक सा फील होता है, हाय रब कैसे करता होगा, ऐसा है। हमने अपने स्टाफ में देखा, वी हैव ए इंक्लूसिव स्टाफ, तो अब वो सिंपैथी वाली फील नहीं आती है। अब हम लोग ना उसके प्रति Empathy पे अवेयर आ हो गए। गया जी है, हाँ, जी हाँ। सैनिटाइज्ड हो हाँ, चुके हैं इसके बिल्कुल। बारे में कि क्या है, और उसकी वजह से हम देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल लगता है। भैया ठीक है, एक जगह में अगर कहीं गैप है तो वी कैन स्ट्रेंथन दिस गैप, थोड़ा मैं करूं थोड़ा आप करें, जी हाँ, और बिल्कुल। वी विल ब्रिज द गैप। जी हाँ। तो ये सबसे अच्छी बात है जो हम लोगों को फायदा हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन का। बच्चे जो हैं वो एक दूसरे बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसे समझने, और मुझे एक आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ था, तो मैंने देखा कि जो वो फ्रेंड्स थे, तो जब वो फ्रेंड्स में गेम खेल रहे थे तो एक बच्चा था वो टांग में उसके प्रॉब्लम था, तो जब वो गेम खेलने लगे और इट वाज द कंपटीशन, तो दो बच्चे जो स्वस्थ थे उन्होंने अपनी एक जो टांग थी वो बांध ली, और वो इक्वल जो हम बात कर रहे हैं कि जी हाँ एक जैसे, तो भैया तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि वो उनके उसके प्रति जो एक अपना भावना थी, जो अपनापन था, जो एक लगाव था, हो एक जाती है, empathy थी, फ्रेंडशिप जो हाँ। अब उन्होंने डेवलप कर दी थी, तो उन्होंने वो उसके इनके इक्वल नहीं आ सकते थे, मगर उन्होंने उसके इक्वल खुद को बना खुद के को कर लिया। देन दे पार्टिसिपेट। बिल्कुल। तो दैट वाज द बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव ये एजुकेशन। शिफ्ट फ्रॉम सिंपैथी टू एम्पैथी हो गया है ना, ये बिल्कुल। सिंपैथी से एम्पैथी हाँ, क्योंकि सिंपैथी जो है वो बस थोड़ी देर के लिए तरस हाँ, आता ये है और आपको ये सेंसिटाइज नहीं करता किसी भी बिल्कुल। मुद्दे से। जी, तो यहाँ पे दैट इज द बेनिफिट। फिर आपका आ जाता है इट मोबिलाइजेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स टू एजुकेशनल सिस्टम इम्प्लीमेंट इंक्लूजन। ये संभव ही नहीं है बिना उसके इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, जब तक हमारे शिक्षा प्रणाली के सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व ना हो। कहने का ये मतलब हुआ कि टीचर, आपकी शिक्षक और आपके संस्थान के सारे प्रबंधक, आपके चाहे आप प्रिंसिपल ले ले, चाहे आप जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ ले लें, या अगर आप अपनी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें भी आप एक रैंप बनवाते हैं। बच्चों के सुविधा के अनुसार आप अपने संस्था में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज लेके आते हैं। यहाँ पे मैम जब बात कर रहे हैं कि हम लोगों के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट होगा, हाँ, सभी का है। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि पहले पेरेंट्स ही अवेयर नहीं थे। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो है। उन्हें बिल्कुल। पता ही नहीं था कि बच्चों को हम शिक्षा दे भी सकते हैं। सही बात है। तो वो पहले से ही खुद को ही मतलब तो एक जो अवेयरनेस biased notion रखते हाँ, थे। तो घर में भी अगर बच्चे दो हैं और एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आपका बोल कि वो पहले से ही वैसा रहता है। मगर अब जो पेरेंट्स का है वो स्ट्रैटेजीज चेंज कर करके, स्कूल उस हिसाब से देख के कि कहाँ उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उस तरह से वो जो है वो अपना इन्वॉल्वमेंट करते हैं। कम्युनिटी में लोग जो है वो स्कूल्स में इस तरह के इक्विपमेंट्स जो बच्चों को सीखने में मदद करें, जी हाँ, या बच्चों को accessible किसी भी बनाते तरह से हेल्प कर सकते हैं, वो वहाँ पे डोनेशन करते हैं या फिर कहीं से अरेंज करते हैं ताकि वो इंक्लूसिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ी है। और हमारी शिक्षा प्रणाली भी उसी तरह से बदलाव ला रही है कि हर तरह के बच्चों को उन तक हम पहुंच सके। बच्चे में किसी भी तरह की जो स्पेसिफिक एबिलिटी है ना, जिसको जब आज हम बात करते हैं तो अब हम इन्हें संबोधित करते हैं दिव्यांगजन से, कि उनके पास एक स्पेसिफिक एबिलिटी, कुछ दिव्य है। मतलब पहले जो वो आपके उनको जो कहते थे हम लोग कि हैंडीकैप्ड है, अब वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं। और आपका जो हिंदी में आप कह रहे हैं दिव्यांग, इसका पहले वाला शब्द मैं भूल रही हूँ, मगर देखिए दिव्य अंग हैं उसके। दिव्यांग मीन्स दिव्य अंग। अगर उसके पास कोई एक प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई एबिलिटी है जो उसे कंपनसेट उसको कर देगी वहाँ पे। बिल्कुल। अभी तक हम लोगों ने चर्चा करी है कि इंक्लूजन होता क्या है, और फिर हम लोग बात कर रहे थे कि सिग्निफिकेंस, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या जरूरत पड़ी। और उस जरूरत के माध्यम से हमने देखा कि वो जरूरत पड़ी तो संविधान में उसके लिए जो प्रावधान किए गए, बदलाव लाए गए, और उन प्रावधान के बदलाव की वजह से जो इंक्लूसिव एजुकेशन आजकल हमारे बीच में है, उससे बच्चों को जो बेनिफिट्स हुए वो बेनिफिट्स भी हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज के लिए कि किस तरह से, देखिए इंक्लूसिव तो हमने कर दिया,
हम बच्चे को जो जो आपके माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं या जिनमें माइनर प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने इंक्लूड कर लिया है अपने साथ, मगर उनको हम लोग क्लासरूम में किस तरह से पढ़ाते हैं और किस तरह से टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी जो है वो उनको हेल्प करेंगी, वो हम लोग बात करेंगे ब्रेक के बाद। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।
शिक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, नमस्कार शिक्षार्थियों, ब्रेक के बाद फिर से आपका चर्चा में स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम लोग चर्चा को आगे रखेंगे टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ। तो फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या क्या टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए? तो देखिए, हम लोग आज होने को तो स्ट्रैटेजी देयर आर नंबर ऑफ, मगर हम लोग जो बात करेंगे वो है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कोऑपरेटिव टीचिंग एज ए लर्निंग स्ट्रैटेजी, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, देन द असेसमेंट। तो एक एक करके हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दैट इज़ अ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। व्हाट यू मीन बाय डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन? जैसे देखिए, कई चीज़ें ऐसा है कि जैसा नाम है, नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो हम उसमें क्या करने वाले हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब कि डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस किसके लिए? इंडिविजुअलाइज्ड जो आपका है, जैसा जैसे एक बच्चे की नीड है, जैसे बच्चे की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से अलग अलग जो है वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शनल जो है वो प्लान होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसे हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर यंग चिल्ड्रन। इंडिविजुअलाइज्ड मतलब कि जैसा इंडिविजुअल की नीड है उसी तरह से हम लोग प्लानिंग करेंगे। और नो डाउट कि टीचर के लिए हर वक्त पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा हर एक बच्चे में, क्योंकि क्लास में 30 अगर बच्चे हैं, हम लोग मान के चलते हैं रेशो के हिसाब से, तो 30 बच्चों के लिए वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं लगाएगा, बट इट मीन्स कि वो एक ऐसी कॉमन इंस्ट्रक्शंस लगाएगा जिसमें वो सारे 30 बच्चों को ध्यान में रखेगा। और उसके बाद जो एक गैप रह जाएगा पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल में, उस गैप को फिल करने के लिए, जिसे हम लोग रेमेडियल भी कह सकते हैं, तो वो रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंडिविजुअल नीड के हिसाब से वहाँ पे फिल करेगा, जस्ट टू ब्रिज द गैप। तो हुआ क्या, ओवरऑल उन्होंने पूरा एक मेथड करा। फिर उसके बाद जब उन्हें क्योंकि एक क्लास के टीचर को बड़े अच्छे से पता होता है कि मेरे 30 बच्चों में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, तो वो उन खूबियों को रख के और उन कमियों को रख के वो अपना इंस्ट्रक्शनल प्लान करता है। उसके बाद जो एक गैप जिस इंडिविजुअल के साथ रह जाता है, उस गैप को फिल करने के लिए वो वहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड एक ब्रिज जो है वो वहाँ पे करेगा। इसी में आ सकता है कि प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इन्वायरमेंट एज पर द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ ईच चाइल्ड। अब जैसे हम बात करते हैं कि कोई आप लोग जैसे हम हैं, तो हम लोग कभी फिश से ये तो नहीं करते, मछली से हम ये तो नहीं आशा करेंगे कि वो उड़ने लग जाएगी, और ना ही हम लोग हाथी से ये आशा करेंगे कि वो पेड़ पे चढ़ने लग जाएगा। तो हम लोग जो है जिसकी जो खूबी है, भैया अगर मछली पानी में तैर सकती है तो उसकी खूबी है कि वो पानी में तैर सकती है, तो उसको वो वाला इन्वायरमेंट दिया जाए, उस इन्वायरमेंट में उसको जो है वो हम लोग और इनरिच करें। सिमिलरली जिसकी जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में जो उसका एक्सपीरियंस है, उसको बेस बना के जो है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल। यहाँ पे मैम कोऑपरेटिव टीचिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कोऑपरेटिव टीचिंग के बारे में। देखिए, कोऑपरेटिव टीचिंग एक बहुत ही हेल्पफुल ये स्ट्रैटेजी बच्चों में जो है ये कारगर होती है,
क्योंकि जब हम कोऑपरेट का बात करते हैं तो मिलजुल कर काम करने पे हम फोकस करते हैं। और इसमें क्या है, अगर हम बड़े ही टेक्निकल शब्द टर्म्स में अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव टीचिंग में एक शिक्षिका जो है वो बच्चों में छोटे छोटे टास्क असाइन कर देती हैं। छोटे छोटे एक बड़े टास्क को टुकड़ों में बांट दिया गया और वो छोटे छोटे टास्क उन्हें वो दे दिए। तो वो कोऑपरेटिव टीचिंग में बच्चे आपस में मिलजुल कर एक किसी प्रोजेक्ट को या एक किसी भी टास्क को पूरा करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक यह फीलिंग भी आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हमने एक टास्क कंप्लीट किया। तो द फीलिंग ऑफ टास्क कंप्लीशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कोऑपरेटिव टीचिंग कह रहे हैं कि मोर देन वन चाइल्ड वर्किंग टुगेदर ऑन वन प्रोजेक्ट और वन असाइनमेंट। बिल्कुल, एक से ज्यादा बच्चे कोऑपरेटिव, जहां पे आ गया कि कोऑपरेशन करके बिल्कुल एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल कोऑपरेट करके आगे बढ़ रहे हैं। और इसी का एक हम दूसरा जो हम यूज करते हैं, जो बहुत बार हम एक कह सकते हैं कि समानांतर रूप में यूज कर लेते हैं, कोलैबोरेटिव टीचिंग। तो लेकिन हमें यह समझना है कि कोऑपरेटिव टीचिंग अलग है, कोलैबोरेटिव टीचिंग अलग है। बहुत एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में आप नहीं देख सकते, परंतु कोलैबोरेटिव टीचिंग का जो जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये आपकी सोशल लर्निंग थेरीज से आई हुई है। सोशल लर्निंग थेरीज जिसमें कि जब बच्चे एक साथ मिल बैठ कर काम करते हैं, एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो उनमें एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे के डिफरेंसेस को समावेश करने की क्षमता बढ़ती है। ये उनके सोशल स्किल्स को बढ़ाता है, जिसमें कि बंडूरा और वाइगॉत्स्की ने इस पे बहुत काम किया हुआ है। उन्हीं का ये दिया हुआ है कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी, जो कि बच्चे खुद से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम सब एक नहीं हैं, हमारी क्षमताएं अलग अलग हैं। तो जो जिसमें सक्षम है उसे वह टास्क दिया जाए, जो दूसरे चीज़ में सक्षम है उसे तीसरी टास्क दी जाए। तो इस तरह से मिलकर वो कोलैबोरेट करते हैं। जिस तरह से आपने कंक्लूड कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव टीचिंग और कोलैबोरेटिव टीचिंग दो जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मेन ये हो गया कि कोऑपरेटिव तो अपना हम लोग अपने मन से एक दूसरे को कोऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि कोलैबोरेशन में आप जो है वो असाइन काम, एक आपको बड़ा काम दिया गया है जिसके छोटे छोटे काम जो कोऑपरेटिव में छोटे छोटे काम में जो एक टीचर असाइन करती है टास्क को, और कोलैबोरेटिव टीचिंग में हम आपस में मिलकर कोलैबोरेट करते हैं खुद से ही। ये स्वायत्त होता है, ये अंदर से फीलिंग आती है, ये बच्चे खुद ही समझते हैं दैट वी रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस, और छोटे छोटे कामों को असेंबल करके फिर जो हमारा एक काम जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता होगा, जो भी एम होगा उस टीचिंग का, उस एक्टिविटी का, दैट द ऑल स्टूडेंट विल बिल्कुल। तो ये कोलैबोरेटिव टीचिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में, एवरीडे क्लासरूम टीचिंग के प्रैक्टिसेस में इसे इन्वॉल्व करना एक टीचर के लिए। क्योंकि टीचर जब कोलैबोरेटिव प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती हैं, तो वो बच्चों में एक इस तरह की फीलिंग को परकुलेट कराती हैं, या बच्चे यह फील करते हैं कि हम सब जो है मिलकर एक अच्छा टास्क, एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव काम को पूरा कर सकते हैं। और वी एक्चुअली सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, respecting the differences, कि हम सब अलग हैं। That is the characteristics of a cooperative teaching, that we engage and that we it actually appreciate the diversity of each and everyone, and it makes the inclusive practices very very successful। ये इसको पूर्ण करता है, ये बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं characteristics of cooperative teaching की, देखिए ये तो एक तो सबके सब बच्चे जो हैं उनको क्लासरूम एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करा रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे काम कर रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो दैट्स वाई एक्टिवली एंगेज इन क्लासरूम एक्टिविटीज। और क्योंकि वो सब लोग ही कर रहे होते हैं और अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, तो इट एट्रिक्यूट थॉट प्रोसेस जो आपका है कि बहुत फ्रीली वो सोच पाते हैं। इसी तरह से वो साथ साथ में क्योंकि काम कर रहे हैं, तो टीचर भी वहाँ पे है और उनका पीयर ग्रुप भी वहाँ पे है जो उनके साथ असिस्ट कर रहे हैं, तो दे रिसीव कंफर्मिंग एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जी हाँ, क्योंकि एज वेल एज दे एंजॉय दैट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज दे एंजॉय एंड दे एनहांस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल स्किल। जी हाँ, सोशल स्किल का वो अप्रिशिएट करना सीखते हैं दूसरों को, वो जो भी उसके कल्चर है, नेचर है, जो भी है, तो वी अप्रिशिएट अदर्स। तो इसकी वजह से जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो भी वहाँ पे स्किल डेवलप होती है। और क्योंकि सभी बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं,
दैट्स वाई देयर इज ए डेवलपमेंट ऑफ ए सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम बहुत भी वहाँ important है, अच्छे से, जी हाँ, जो कि इन बहुत बच्चों में जरूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चा सेल्फ एस्टीम सही से नहीं आता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आप बन पाता है। तो जी हाँ, मैंने बताया ना, टास्क कंप्लीशन की फीलिंग आपके सेल्फ स्टीम को बूस्ट करता है, उसे बढ़ाता है, उसे स्ट्रेंथन करता है। तो बच्चों में ये फीलिंग जाना कि यस आई कैन ऑल्सो डू दिस टास्क, यह भी मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ इसको करने में, इस तरह की फीलिंग, इस तरह का भाव, मनोभाव अंदर आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने के लिए। और वहाँ पर जैसे ये कोऑपरेटिव टीचिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, इस तरह के काम को और इस तरह के टास्क को जब एक शिक्षिका असाइन करती है तो उन्हें असेस करने में भी सुविधा होती है कि हम किस पैरामीटर पे, किस एक बेंचमार्क ना भी कहें, किस पैरामीटर पे हम बच्चों को असेस कर रहे हैं। क्योंकि आप रैंडम असेस तो नहीं कर सकती हैं, आप बच्चों को किसी एक पैरामीटर देंगी जिस पे बच्चा जो है असेस करेगा, जिसमें वह उस कार्य को पूर्ण रूप से करने में सक्षम है। मानिए अगर बोलूँ कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी का ही बच्चा है, स्लो लर्नर ही है, तो आप उसे एक लंबा चौड़ा ऐसे लिखने नहीं दे देंगे, आप उसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर दे दें, आप उसे वन लाइनर दे दें, आप उसे फिल इन द गैप दे दें। तो आप इस तरह की छोटे छोटे वर्कशीट्स कुछ इस तरह से बच्चों को दें कि वह उसे पूरा कर सके, और पूरा करने के बाद बच्चे के अंदर इस चीज की फीलिंग आए दैट यस आई कैन आल्सो डू इट। बिल्कुल, राइट, क्योंकि दिस फीलिंग इज वेरी अगर इंपॉर्टेंट। उसको राइटिंग स्लो राइटिंग है तो ठीक है, हम लोग उसको उतना लेंथी ना पूछ के उसको थोड़ा शॉर्टकट में पूछ लेंगे। बिल्कुल। तो वो जब ग्रुप में काम कर रहा होता है तो जिस काम को थोड़ा कम टाइम लगा के मतलब ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, तो वो आप किसको क्या काम देना, ये काम भी जो है वो टास्क इसी तरह से असाइन होता है। टीचर इस चीज को बहुत ध्यान रखती हैं, दैट इज द रोल ऑफ टीचर, जिसके बारे में हम लोग कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करी है कोऑपरेटिव लर्निंग की, किस तरह कोऑपरेटिव टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की, सिमिलरली वी हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलैबोरेटिंग लर्निंग की क्या होती है। तो इसमें भी आपका जो है वो पैरेटिंग इन कोलैबोरेशन है, आपका वॉलंटरी, जो आप बात कर रहे थे कि कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, हाँ, वॉलंटरी है। यहाँ पे किसी को जो है फोर्सफुली जो है किसी टास्क को करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लें कि आपने एक बहुत बड़ा पेड़ बनाना है, जी जी, और उस पेड़ को कलर करना है, तो टीचर क्या करती है कि उसने एक बड़ा सा जो है उसका कटआउट काट लिया, कटआउट्स दे दिया उन्होंने, और उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो बच्चों को दे दिया असेंबल करने के लिए, उसको कलर करने के लिए। तो यहाँ पे अब उन्होंने कह दिया कि ये कलर जो आपका कर लेना है भाई। जी हाँ। अब वो टास्क तो दे दिया गया ग्रुप को, अब ग्रुप जो है वो अपने आप ब्लंटली जो है वो रिलेशनशिप अपने बनाएगा, किसको करना है, कहाँ करना है, कौन सा करना है, कैसे करना है, वो आपस की उनकी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी सहमति होगी। हाँ, कि कौन सा बच्चा कलरिंग में अच्छा है तो वो एक ब्रांच को जो है ग्रीन कलर से कलर कर देगा, कौन सा बच्चा असेंबल करने में अच्छा है, तो ये आपस में एक ग्रुप बन गया, और वो ग्रुप में एक सॉलिडारिटी होती है ना, एक जुटता होता है, म्यूचुअल गोल्स हैं, तो इसमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, इसमें शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी आएगी। जी हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है जी, आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी है, सबकी जिम्मेवारी है। इसलिए जब अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी तो भी सब अकाउंटेबल होंगे। शेयर्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है वो भी सब जो है वो शेयर्ड होंगे, सब एक जगह से ही रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो जो ये आप अपना, मेरा, पराया, आपका जो है वो चीज़ खत्म हो जाती है। जो आपने बताया कि सोशल रिलेशनशिप जो है वो यहीं से ही जो है डेवलप होते हैं, सोशल कैपेसिटी यहीं से, इन सारे स्ट्रैटेजीज से वो डेवलप होते हैं बच्चों में, जो कि हमारे आगे के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम समावेशी इसी आधार पर ही हम बात कर सकते हैं। केवल हम अगर बात करें कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनानी है तो उससे नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने पड़ते हैं। इसीलिए तो हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि अगर एक बार कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट के बाद कैसे होगा, तो उसके लिए पॉलिसीज आई, पॉलिसीज के बाद पॉलिसीज किस बेस पे आई कि हमारे लिए ये सिग्निफिकेंट क्यों है। जब पॉलिसीज आई तो ये देखा गया कि बेनिफिट क्या है और उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट इज द स्ट्रैटेजीज। तो उन स्ट्रैटेजीज में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज द पीयर ट्यूटरिंग। और देखिए मैंने आपको बोला कि जैसे आप नाम पढ़ेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं कुछ आइडिया हो जाएगा। पीयर ट्यूटरिंग मतलब
कि यहाँ पे टीचर नहीं पढ़ा रहा है, मगर टीचर चिल्ड्रन ही चिल्ड्रन को पढ़ाएगा। अब चिल्ड्रन ही चिल्ड्रन को पढ़ाएगा का मतलब क्या हो गया कि देखिए, जैसे मैम ने अभी अभी थोड़ी देर बताया कि कोई बच्चे जो सीखने में थोड़ा देरी से सीखते हैं, स्लो लर्नर तो कई बच्चे ऐसे भी जो हैं जो जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बच्चे जल्दी सीख जा रहे हैं, और क्योंकि एक टीचर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर एक बच्चे को जो है वो डिफरेंट रेमेडियल टीचिंग दे पाए, तो उन्होंने उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया कि जो उसको जो है वो सिखा सकता है। तो और ये भी नहीं है कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ तो हर बार मैं ही सिखाऊंगी, नहीं, मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ इसलिए इस बार मैं ट्यूटर हूँ, दूसरा बच्चा जो है वो सीख रहा है। जबकि उल्टा हो सकता है अगले इसमें जो पीरियड है कि उस पीरियड में हो सकता है वो अच्छा है, मैं डाउन हूँ तो वो मुझे सिखाने लग जाएगा। तो इसलिए इससे जो सबसे बड़ी बेनिफिट होती है कि एक तो सब में कॉन्फिडेंस बन रहा है, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और इट एस्टेब्लिश ए रैपिड विद द ट्यूटी इन ए वे दैट अ टीचर कैन नॉट। तो जो आपका बच्चा जब सिखा रहा है, देखिए मैं तुमसे जितने कंफर्टेबल होके बात कर सकती हूँ वो मैं अपने प्रिंसिपल से होके नहीं बात कर सकती उतने कंफर्ट। तो वही बच्चों के साथ है, बच्चे अपने पीयर ग्रुप में जितने अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को बता पाएंगे, वो जो है वो अपने टीचर को शायद ना बता पाए। तो यहाँ पे जो एक रैपिड बनता है वो भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इनहांस होता है। बिल्कुल, एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर एक स्टूडेंट स्टूडेंट या यूं कहे पीयर पीयर एक रैपो बनता है, एक रिलेशनशिप बनता है, जिससे बच्चे आपस में एक कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। और उसमें भी देखिए आपकी जब आपका रैपिड बन रहा है, आपका रैपो बन रहा है, आपका बॉन्ड बन रहा है, तो डेफिनेटली इट विल डेवलप ए बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। बिल्कुल, फिर आपकी वो दोस्ती हो जाती है। फिर आपकी दोस्ती होने का फायदा ये होता है कि जब आपको टीचर कह रही हैं, जब आपका पीयर ट्यूटरिंग प्रोग्राम चल रहा है तब तो आप कर ही रहे हैं, उसके बाद भी क्लास के बाद भी आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं असिस्ट करते रहेंगे, बिकॉज नो इट्स नॉट ए ड्यूटी, बल्कि ये आपका एक बॉन्ड बन गया है, ये दोस्ती है आपकी। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि कहते हैं कि शिक्षा जो है जितनी बांटी जाती है उतनी ज़्यादा ही आती है। और ये मैंने अपने आप में एक्सपीरियंस किया है। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग पढ़ते थे उस टाइम हमें क्लियर नहीं होते थे, और वो कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ाने लगे तो वो पढ़ाते वक्त इतने क्लियर हो गए, तो मैं सोचती थी कि अरे उस टाइम क्यों नहीं समझ में आया। तो ट्यूटर प्रैक्टिसिंग जो है वो आपकी वो जो लर्निंग है, जो टीच कर रहा है उसकी लर्निंग को भी इन्हांस करता है, क्योंकि वो अपने आप में ही प्रैक्टिस हो रही है, उसका रिवीजन हो रहा है। अगर वो सिखा रहा है तो वो रिवाइज भी तो कर रहा है, जी हाँ, तो वो वहाँ पे उसको भी बेनिफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अगर सिखा रहा है तो जी उसका टाइम खराब हो जाएगा या उसका कुछ हो जाएगा, नहीं, उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, वो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसके उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। बस यहाँ पे एक टीचर के पार्ट पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब वो पीयर ट्यूटरिंग कराते हैं या अपने किसी क्लास के जो मेधावी छात्र हैं उनको बोलते हैं कि जो स्लो लर्नर है उन्हें वो थोड़ा असिस्ट कर दे पढ़ाने में, यहाँ पे टीचर को थोड़ा बड़ा शटल वे में उनको ध्यान देना होता है कि एक डोमिनेशन और डोमिनेटेड की फीलिंग ना आए आपस में। तो इसीलिए रोल चेंज ऑफ रोल्स करते रहना चाहिए कि कभी आप ट्यूटर बने, कभी कोई दूसरा बच्चा ट्यूटर बन गया, और अगर जो सीखने वाला जो बच्चा है जो सीख रहा है वह अगर अच्छे से सीख गया तो कभी वो अपने सहपाठी को भी वह भी ट्यूटर बन जाए और दूसरा बच्चा ट्यूटी बन जाए। जैसे मैं भी आपसे बात कर रही थी कि हो सकता है भाई मैं एक सब्जेक्ट में अच्छी हूँ, दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा है, तो उनको ऑटोमेटिकली ही मौका मिलेगा। इसी तरह से अगर किसी और डिसेबिलिटी की बात करते हैं, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ अपना लर्निंग के गैप की बात, कि स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, एवरेज लर्नर है, मगर इसके अलावा भी हो सकता है कि किसी का, जैसे आपने बोला कि किसी को कलर करना अच्छी नहीं आती, किसी को ड्राइंग करना अच्छी नहीं आती हो, मगर उसे मैथ अच्छा आता हो। सिमिलरली और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मगर आप कहीं ना कहीं उनका रोल चेंज करेंगे तो जो आपने कहा कि किसी एक में कोई हीन भावना और किसी एक में जो सुपीरियर भावना है वो नहीं आनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे जब रोल चेंज होता रहेगा तो नहीं आएगी। और यहाँ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो सारे प्रैक्टिसेस हैं, कोऑपरेटिव टीचिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग या इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, एक शिक्षिका को, एक टीचर को
बड़े ही शटलिटी से और बड़े ही सावधानी पूर्वक इन सारे प्रैक्टिसेस को थोड़े ना थोड़े अपने क्लास में इंक्लूड करना है। ये ना समझे आप लोग कि पीयर ट्यूटरिंग करना है तो केवल पीयर ट्यूटरिंग करेंगे, कोलैबोरेटिव करना है तो कोलैबोरेटिव करेंगे। यह एक टीचर को इंडिपेंडेंसी दी जाती है कि आप किस टास्क के लिए पीयर ट्यूटरिंग कराएंगे, किस एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आप कोलैबोरेटिव कराएंगे, या कहाँ पे आप इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन देंगे किसी बच्चे को उसके अनुसार। आपका तो ये स्ट्रैटेजीज जो है बहुत सारी चीजों में ब्लेंड मैटर ऑफ करेंगी। स्ट्रैटेजीज हमें करनी पड़ती है और करना चाहिए अगर हम इंक्लूसिव क्लासेस की बात करते हैं। हाँ, समझने के लिए एक एक है। जी, जी, मगर बिल्कुल। जब करेंगे एज पर द नीड, एज पर द डिमांड, और जो आपका टॉपिक है उस पे मैटर करता है, क्लास पे मैटर करता है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स की जिनकी वजह से वी हैव टू डिसाइड। तो वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसे ये डिसाइड करना है कि उसको किस टाइम पे कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। अगली स्ट्रैटेजी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द असेसमेंट। और असेसमेंट पढ़ सुनते ही कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि हाउ इट कैन बी ए स्ट्रैटेजी, ये तो इवैल्यूएशन का काम है। मगर नहीं, असेसमेंट कैन बी ए स्ट्रैटेजी। हम लोग बहुत देर से बात करते जा रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, डायग्नोस्टिक। या बिल्कुल, असेसमेंट एज ए स्ट्रेटजी इज ए डायग्नोस्टिक। इट कैन बी एवैल्यूएटिव, बट यहाँ पे जब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी ए डायग्नोस्टिक स्ट्रैटेजी, ताकि हम लोग ये बात कर सकें जो मैम बात कर रही थी कि किसको क्या टास्क देना है, किसकी क्या खूबियां हैं, किसमें क्या वीकनेस है, किसमें जो कौन सा टॉपिक में हमें किसे ट्यूटर बनाना है, किसे हम लोगों ने ट्यूटी बनाना है। तो हाउ वन कैन नो। तो जो हमने बात करा कि हम लोग सब चीज़ों का ब्लेंडिंग जो है वो यूज़ करते हैं, तो असेसमेंट एज ए स्ट्रैटेजी भी हमें यूज़ करनी पड़ती है। और आपका जो है देखिए, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। अगर आपके दिमाग में असेसमेंट पढ़ते ही सबसे पहले क्लियर ये आया होगा कि असेसमेंट हाउ इट कैन बी ए स्ट्रैटेजी, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों है असेसमेंट एज ए स्ट्रैटेजी। और इट शुड बी कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स क्या क्या करेंगे इसमें, आप ऑब्जर्व करेंगे, इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशन होती है, क्लासरूम की ऑब्जर्वेशन होती है, पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन हो सकती है, नॉन पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वेशन हो सकती है। आप क्लासरूम के अंदर बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लासरूम के बाहर भी बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्टूडेंट हैं वो हम लोगों को स्कूल के बाद मिलते ही नहीं है, मिलते हैं। और जब वो बाहर मिलते हैं तब भी हम लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है बाकी स्ट्रैटेजीज जो है वो मैटर करती हैं। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन, हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट की, हमारे बच्चे की क्या नीड है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, और वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, उसे हमसे क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जब हम असेसमेंट बताते हैं, असेसमेंट एज ए स्ट्रैटेजी, तो ये डायग्नोस्टिक हो गया। आप एक पोर्टफोलियो बना के बच्चे के नीड्स, बच्चे के खूबी क्या हैं, कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़, कहाँ बच्चा अच्छा कर रहा है, कहाँ वो पीछे हो रहा है, तो हम इसे असेस करते हैं। तो जब हम इस तरह से असेसमेंट करते हैं तो ये जो सारी स्ट्रैटेजीज़ हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारे प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन करे क्लासरूम प्रैक्टिसेस में और हमारे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में, हमारी संस्थाओं में। तो इसलिए सरकार की क्या भूमिका हो जाती है उसे हमें समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो मैं चलते चलते सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि रोल ऑफ गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन जो उन्होंने करे हैं वो हम बात करेंगे। दैट इज द इंक्लूजन ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, IEDC 1974, जिसमें जो है इन्होंने प्रोविज़न दिया था कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको मिलनी चाहिए विद स्पेशल एजुकेशनल इन रेगुलर स्कूल्स। बिल्कुल, यहाँ पे 74 में रेगुलर स्कूल्स की बात आई है। और समय के अभाव की वजह से मैं थोड़ा इसको जल्दी बताऊंगी। मैं बता दूं यहाँ NP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम बोलते हैं, जो 86 में जो आई है,
वो एक बड़ा ही ठोस कदम लेके आई थी इंक्लूसिव एजुकेशन के और तरफ। यहाँ पे जो मैं बात बड़ी देर से लोगों के साथ कर रही हूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो बच्चे मॉडरेट आपके Severe और moderate हैं, वो तो आपके अलग सैग्रेटेड स्कूल्स में होने चाहिए, जबकि Special माइनर schools वाले में। जो हैं वो रेगुलर स्कूल्स में इनकॉर्पोरेट होंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास RCI एक्ट 1992 है, जो इसकी बात करता है कि किस तरह से हमारा जो स्टैंडर्ड्स ऑफ रिहैबिलिटेशन है, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स को जो स्पेशल एजुकेशन टीचर ट्रेन जो उन बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए भी वो ये स्टैंडर्ड्स रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक रजिस्टर मेंटेन करती है कि हमारे यहाँ कितने डिसेबल पॉपुलेशन है, और उसके अकॉर्डिंगली वो टीचर एजुकेशन जो है, जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं, उन्हें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड और करती उनको है। क्या सेट मतलब किन स्टैंडर्ड्स पे पूरा होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1990 की, जो कि बात करता है आपका जो वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म और आपका सेरिब्रल पाल्सी है, मेंटल रिटार्डेशन है। यस, और ये पर्टिकुलर देखिए, ये आपका पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के साथ बात कर रहा है, जी हाँ, डिसेबिलिटी की बात कर रहा है। जबकि हम लोग बात करेंगे अगर नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 की, तो ये भी आपकी बात करता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की। इसके बाद है हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक नहीं है। ये राइट जो है वो बात करता है इंक्लूजन की, जो बात हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016, जो आपकी डिसेबिलिटी जो पहले आपकी उसको थी, बढ़ा दिया, उनको बढ़ा दिया गया। पहले हमारे पास 7 डिसेबिलिटीज 21 हो गए थी, जो कि इंक्रीज आपकी 21 हो गई। और आपका जो इसमें जैसे हम बात कर रहे थे, ECC टीचर्स का अपना रोल है, मैनेजमेंट का अपना रोल है, स्टेक होल्डर्स हैं सारे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका अपना अपना रोल है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हम ये समझ लें कि चाहे टीचर हैं, चाहे पेरेंट है, चाहे कम्युनिटी है, चाहे आपका मैनेजमेंट है, जो भी स्टेक होल्डर है, उनका रोल ये बनता है कि हम लोग जो है उनके प्रति एम्पैथेटिक हों, और हम लोग वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, वो वहाँ पे प्रोविज़न किया जाए। जो पेरेंट्स हैं उनको अवेयर कराया जाए इनके बारे में, जो पॉलिसीज़ हमें चीज़ें दे रही हैं उन चीज़ों के बारे में वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो इंक्लूसिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट वहाँ पे दिया जाए, ताकि किसी भी बच्चे को वहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो। इसी के साथ हम लोग चर्चा को समाप्त करते हैं। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मैम आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in।
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।